हाय दोस्तों, वेलकम टू एसएन फार्मेसी चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन के बारे में जो कि इन्वायरमेंटल एजुकेशन एंड डिजास्टर मैनेजमेंट का है। तो इससे पहले हम कई वीडियो इनपुट कर चुके हैं इन्वायरमेंटल एजुकेशन एंड डिजास्टर मैनेजमेंट के एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन के बारे में। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसको प्लीज़ उस वीडियो को एक बार ज़रूर देखिए, जिससे क्या हो एग्ज़ाम में आपको उससे हेल्प मिलती रहे। तो दोस्तों, इसमें हम एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन इसलिए इनपुट कर रहे हैं क्योंकि इस बार ऑनलाइन एग्जाम है और एमसीक्यू बेस्ड भी क्वेश्चन आने वाले हैं। तो इसमें जैसे हमारा पहला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूड अंडर इन सिटू कंजर्वेशन, यानी इसमें से कौन सा इन सिटू कंजर्वेशन के अंतर्गत नहीं आता? जू, नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी या बायोस्फीयर रिजर्व। तो इसमें से इन सीटू के अंतर्गत कौन सी चीज़ें नहीं आएंगी? तो इन सीटू के अंतर्गत जो हमारा राइट आंसर होगा वो जू, क्योंकि जू जो होता है वो इन सीटू के अंतर्गत नहीं आता है। ये होता है एक सीटू के अंतर्गत जो होता है वो जू आता है। बाकी सारे के सारे वो है इन सीटू में आएंगे। नेशनल पार्क हुआ, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हुआ या बायोस्फीयर रिजर्वायर हुए, तो ये सारे आपके इन सीटू कंजर्वेशन के अंतर्गत आते हैं, जबकि जू जो हुआ वो आपका नहीं आता। दूसरा ऑप्शन, एक सीटू कंजर्वेशन इंक्लूड। एक सीटू में क्या क्या होंगे? तो सबसे पहले हम इसमें देखें जू, बॉटनिकल गार्डन, ग्राम प्लाज बैंक, ऑल ऑफ एबव। तो इसमें देखो सबसे पहले हमारा जो जू वाला ऑप्शन है वो भी एक सीटू कंजर्वेशन में आएगा। उसके बाद बॉटनिकल गार्डन वो भी एक सीटू कंजर्वेशन में आएगा। ग्राम प्लाज बैंक, ऑल ऑफ एबव, यानी इसमें से जो हमारा राइट आंसर हुआ वो आंसर हुआ फोर्थ, यानी डी ऑप्शन जो होगा वो राइट आंसर होगा। इसी तरह से हम कुछ और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन लेते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, हॉट स्पॉट आर रीजन ऑफ हाई, यानी हॉट स्पॉट जो रीजन हाई होती है उसमें क्या होते हैं? रेसिंग, एंडेमिक, डाइवर्सिटी, क्रिटिकल एंडेंजर्ड पॉपुलेशन। तो इसमें जो हॉट स्पॉट होगा, क्योंकि हर एक का अपना अपना हॉट स्पॉट एरिया होता है, तो जो डाइवर्सिटी होगी वो हॉट स्पॉट आर रीजन ऑफ हाई, मतलब जिस रीजन पे हॉट स्पॉट होगी वहाँ पे डाइवर्सिटी काफ़ी अधिक होगी। तो इस तरह से आपके एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन मिलने वाले हैं जो कि अलग अलग तरीके के होंगे। अगला क्वेश्चन है, एंडेमिक स्पीसीज आर। एंडेमिक स्पीसीज कैसे होते हैं? रेयर स्पीसीज होते हैं, या स्पेशल लोकलाइज्ड इन स्पेसिफिक रीजन, या कॉस्मोपॉलिटन इन डिस्ट्रीब्यूशन, या नन ऑफ द अबव। तो इसमें से हमारा जो राइट ऑप्शन है, एंडेमिक स्पीसीज जो होते हैं, एंडेमिक स्पीसीज जितने भी लोग रहेंगे वो स्पेशल लोकलाइज्ड इन स्पेसिफिक रीजन, यानी उनका क्या होगा, एक उनका अपना एक पर्टिकुलर रीजन होगा और वहाँ पे वो पाए जाएंगे। जबकि जो रेयर स्पीसीज होते हैं वो अलग जगह पाए जाते हैं, क्योंकि रेयर मतलब बहुत कम मात्रा में पाए जाने वाले। कॉस्मोपॉलिटन डिस्ट्रीब्यूशन जो हर जगह पाए जाते हैं, लेकिन जो कुछ स्पीसीज ऐसे होते हैं जो पर्टिकुलर जगह पे पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, बीच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज द मैक्सिमम जेनेटिक डाइवर्सिटी इन इंडिया। इसमें पूछ रहा है कि जेनेटिक डाइवर्सिटी इन इंडिया मैक्सिमम कहाँ पे होगी, किसमें होगी? टी, टीक, मैंगो, व्हीट। तो इसमें जो मैक्सिमम जेनेटिक डाइवर्सिटी होगी वो मैंगो का जो प्लांट होता है वो सबसे ज़्यादा जेनेटिक डाइवर्सिटी पाई जाती है। इसमें टी वाला ऑप्शन दे रखा है, लेकिन टी राइट नहीं होगा। टीक जो होगा वो भी राइट नहीं होगा, क्योंकि मैंगो का जो प्लांट होता है वो हर जगह पाया जाता है, इसी वजह से उसकी जो जेनेटिक डाइवर्सिटी होगी इन इंडिया में सबसे ज़्यादा पाई जाएगी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, बीच वन ऑफ द फॉलोइंग रीजन इन इंडिया इज ये हॉट स्पॉट ऑफ बायोडाइवर्सिटी। इसमें कह रहा है कि कौन सा रीजन जो है इंडिया का हॉट स्पॉट ऑफ बायोडाइवर्सिटी है? सुंदरबन, वेस्टर्न घाट, ईस्टर्न घाट, या जेनेटिक प्लेन्स। तो देखो इसमें चार ऑप्शन दे रखे हैं, चारों में से आपका एक जो होगा वो राइट ऑप्शन होगा। तो इसमें जो हमारा राइट ऑप्शन है वो वेस्टर्न घाट, यानी क्या है कि इस रीजन में जो इंडिया की हॉट स्पॉट बायोसिटी जो होती है वो पाई जाती है। वेस्टर्न घाट, ईस्टर्न घाट दो ही होते हैं, तो इसमें जो हमारा राइट ऑप्शन होगा वो होगा वेस्टर्न घाट। अगला क्वेश्चन है, डार्विन फिंच और ये गुड एग्जाम्पल ऑफ। तो डार्विन फिंच ने अपना एक सिद्धांत दिया था, तो उन्होंने कन्वर्जेंट इवोल्यूशन के बारे में दिया था, एडाप्टिव रेडिएशन या कनेक्टिव लिंक या इंडस्ट्रियल मैलिज्म। तो इसमें से एडाप्टिव रेडिएशन के बारे में डार्विन फिंच ने बताया था, जो कि उनका एक अच्छा खासा एग्जाम्पल था। उन्होंने कई तरह के जैसे
इवोल्यूशन की अगर फेज पे करें तो इवोल्यूशन अलग तरीके, कन्वर्जेंट इवोल्यूशन, एडाप्टिव रेडिएशन यानी जो एडाप्ट करते हैं, कनेक्टिंग लिंक मतलब एक दूसरे के कहें जैसे आर्कियोप्टेरिस और अदर एक प्राणी होता है जो कनेक्टिव लिंक, इंडस्ट्रियल मैन, तो ये अलग तरीके। तो इसमें हमारा जो राइट आंसर होगा वो बी वाला राइट ऑप्शन होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन है विच ग्रुप ऑफ वर्टिब्रेट कंप्राइजेज ऑफ हाईएस्ट नंबर ऑफ स्पीसीज। इसमें कौन सी वर्टिब्रा ग्रुप का है जो सबसे ज़्यादा स्पीसीज रखता है। तो वर्टिब्रा यानी जिसमें वर्टिब्रल कॉलम पाए जाते हो। तो वर्टिब्रल कॉलम किस में पाया जाता है, फिशेज, वर्टिब्रेट, सॉरी वर्टिब्रेट है विच कंपेरिजन हाईएस्ट नंबर ऑफ स्पीसीज, मतलब उसके कंपेरिजन में सबसे ज़्यादा स्पीसीज उसके बाद कौन सी होती है, फिशेज की, क्योंकि फिशेज की बहुत सारी प्रजातियां पाई जाती हैं, उनकी अलग अलग प्रजातियां होने की वजह से ये कंपेरिजन ऑफ हाईएस्ट नंबर ऑफ स्पीसीज, इसी वजह से इसमें हाईएस्ट नंबर ऑफ स्पीसीज पाए जाते हैं। ठीक, इस तरह से आपके क्वेश्चन MCQ बेस आने वाले हैं, जो आपकी प्रिपरेशन में, ये सारे क्वेश्चन आपके प्रिपरेशन में बहुत हेल्प करेंगे। अगला क्वेश्चन है 5 जून इज ऑब्जर्व एस। तो 5 जून किसके लिए क्या होता है या कब मनाया जाता है। तो वर्ल्ड इन्वायरमेंटल डे, वर्ल्ड फॉरेस्ट डे, वर्ल्ड पॉपुलेशन डे या वर्ल्ड, अगला ऑप्शन वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे। तो इसमें से 4 ऑप्शन दे रखे हैं जो 5 जून को ऑब्जर्व किया जाता है यानी मनाया जाता है। तो वो हमारा राइट ऑप्शन कौन सा होगा, क्योंकि 4 ऑप्शन में से एक आपका राइट ऑप्शन होगा। तो हमारा राइट ऑप्शन है वर्ल्ड इन्वायरमेंटल डे, जो कि 5 जून को मनाया जाता है। तो इस तरह से आपके MCQ बेस क्वेश्चन आने वाले हैं जिसको आपको करना होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है द अनफेवरेबल अल्टरेशन ऑफ इन्वायरमेंट बाय ह्यूमन एक्टिविटी इज टर्म एस। अब यहाँ पे अनफेवरेबल अल्टरेशन पूछ रहा है, यानी इकोलॉजिकल डिस्टर्बेंस होगा या इकोलॉजिकल डिग्रेडेशन या पॉल्यूशन या कैटास्ट्रोफ्स जो फेज होता है वो रहेगा। तो इसमें से जो हमारा राइट ऑप्शन है कि जब अनफेवरेबल अल्टरेशन ऑफ इन्वायरमेंट होता है तो वो इकोलॉजिकल डिग्रेडेशन होता है, यानी इकोलॉजिकल डिस्टर्बेंस भी कह सकते हो, लेकिन इकोलॉजिकल जो डिग्रेडेशन होगा वो हमारा राइट ऑप्शन होगा, यानी हमारा राइट ऑप्शन कौन सा होगा, बी वाला ऑप्शन जो होगा वो हमारा राइट ऑप्शन होगा। यहाँ पे ह्यूमन एक्टिविटी के टर्म पे बोला गया है, तो यहाँ पे इकोलॉजिकल डिग्रेडेशन जो होगा वो राइट आंसर रहेगा। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन है बायोगैस कंटेन मेनली, बायोगैस में क्या क्या होते हैं, क्या क्या चीज़ें रखती है, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, ब्यूटेन, प्रोपेन। तो इसका हमारा जो राइट ऑप्शन होगा यानी कार्बन डाइऑक्साइड, बायोगैस, मीथेन, ब्यूटेन और प्रोपेन। तो इसमें जो मेनली ऑप्शन दिख रहा है ऑप्शन नंबर 2 यानी मीथेन। जो बायोगैस ईंधन होती है जो सड़े गड़े प्लांटों से पृथ्वी के नीचे दब जाते हैं तो उससे मीथेन गैस निकाली जाती है, यानी मीथेन गैस प्रेजेंस होती है उसमें। तो बायोगैस जो होता है वो मीथेन गैस को कंटेन करता है। अगला क्वेश्चन, मेन सोर्स ऑफ एसिड रेन इज, यानी जो एसिड रेन का मेन सोर्स क्या होता है, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड या कार्बन मोनोऑक्साइड। तो इसमें से हमारे 4 ऑप्शन दे रखे हैं। तो एसिड रेन में जो पाया जाएगा सबसे ज़्यादा सल्फर डाइऑक्साइड पाया जाता है। ये जो एसिड रेन होता है वो बड़ा ही एसिड, पूरी तरह से एसिडिक नेचर के होता है। तो उसमें एसिडिक नेचर क्यों होता है, क्योंकि उसमें सल्फर डाइऑक्साइड पाया जाता है। तो इस वजह से हमारा जो राइट आंसर होगा वो ए होगा। अगला क्वेश्चन है ट्रीटेड वाटर कैन बी डिसइंफेक्टेड बाय एडिंग। अगर कोई वाटर है ट्रीट किया जाए और तो कैन बी डिसइंफेक्टेड बाय एडिंग, कुछ उसमें डाल के डिसइंफेक्ट किया जा सकता है। तो उसमें क्या डाला जाता है, एलम, फ्यूरिन, क्लोरीन, ऑक्सीजन। तो यहाँ पे कहने का मतलब है कि कोई अशुद्ध जल है तो उसको हम शुद्ध करने के लिए अगर उसमें क्लोरीन डाल देते हैं तो वो वाटर जो होता है वो पूर्ण रूप से शुद्ध हो जाता है। तो इसका हमारा जो राइट ऑप्शन निकल के आएगा यानी सी वाला जो होगा, यानी क्लोरीन जो होगा वो राइट आंसर होगा। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन MCQ बेस मिलने वाले हैं जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं। तो आप हमारे वीडियो को देखते रहिए। इसी प्रकार से अब हम कुछ और क्वेश्चनों को लेते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है उसमें हम देखेंगे कि
कौन कौन और इस तरह से क्वेश्चन बन सकते हैं। द बर्निंग फॉसिल ऑफ फ्यूल्स रिलीज लार्ज अमाउंट ऑफ, यानी कि जब कोई हम फॉसिल फ्यूल को रिलीज करते हैं तो उससे लार्ज नंबर में क्या निकलता है, नाइट्रोजन, सल्फर, कार्बन या हाइड्रोजन। तो जब भी कभी भी हम किसी फॉसिल को जलाते हैं तो उससे लार्ज अमाउंट में सल्फर गैस निकलती है, जो कि बर्निंग फॉसिल से रिलीज की जाए। यानी कोई भी बर्निंग फॉसिल हो, अगर उसको हम ईंधन को जलाएंगे, यानी कोई भी फॉसिल जैसे हड्डियाँ हुआ पुराने, तो उनको अगर जलाएंगे तो उसमें सल्फर गैस निकलेगी। इसी तरह से और भी कई सारे MCQ बेस्ड क्वेश्चन हमने इसमें इनपुट किया है, जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, Which of the following does not cause air pollution when used for heating purpose? कोल, पेट्रोल, कैरोसिन, सोलर एनर्जी। तो इसमें क्या पूछ रहा है, डज नॉट काज एयर पॉल्यूशन, मतलब इसमें से कौन सा एयर पॉल्यूशन नहीं काज करेगा। कोल वाला पूरी तरह से एयर पॉल्यूशन काज करेगा, पेट्रोलियम वाले जितने भी रहेंगे वो भी एयर पॉल्यूशन, कैरोसिन वाले भी एयर पॉल्यूशन। उसमें से हमारा जो राइट ऑप्शन निकल के आता है सोलर एनर्जी, जो कि हम सनलाइट से सोलर एनर्जी मिलती है, तो उससे क्या होगा कि हमारे एयर पॉल्यूशन होने के कोई चांस नहीं होते। ठीक, तो इस तरह से आपके क्वेश्चन MCQ बेस मिलने वाले हैं। और ये थोड़ा टिपिकल क्वेश्चन हैं, लेकिन फिर भी हमने सारे क्वेश्चनों को कवर करने की कोशिश की है। अगला क्वेश्चन हमारा है, pH ऑफ रेन वाटर, यानी रेन वाटर की pH कितनी होती है, 5 से 6 होती है, या 6 से 7, या 7 से 8, या 8 से 9। तो हमें पता होगा कि जो pH ऑफ रेन वाटर होते हैं वो हमेशा लगभग ज़्यादा मात्रा में एसिडिक होते हैं, एसिडिक इन नेचर के होते हैं। तो इसमें से जो हमारा राइट ऑप्शन निकलेगा, क्योंकि एसिडिक नेचर के रहेंगे, तो 5 से 6 जो होगा वो रेन वाटर का pH रेंज होगा। pH रेंज क्या होता है, पार्शियल स्केल रेंज होती है, जो pH एक पैमाना होता है जिससे एसिडिक और बेसिक नेचर के जितने भी चीज़ें होती हैं उनको, यानी जैसे लिक्विड हुआ या कोई अदर हुआ, उससे नापा जाता है। तो इसमें हमारा राइट ऑप्शन निकल के आया है ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ठीक, तो इस तरह से आपके MCQ क्वेश्चन में MCQ बेस्ड क्वेश्चन मिलने वाले हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, पॉइजनस गैस गिवन आउट ऑफ व्हीकल एक्सहाउस्टेड इज, मतलब जब पॉइजनस गैस गिवन आउट, यानी कोई हम व्हीकल चलाते हैं तो उससे क्या पॉइजनस गैस जो निकलती है वो क्या होती है, कार्बन मोनोऑक्साइड, एथेन, मीथेन, या कार्बन डाइऑक्साइड। तो हमारा राइट ऑप्शन क्या होगा, कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड जो होती है, जब हम किसी व्हीकल को चलाते हैं तो उसमें से जो धुआं निकलता है उसमें लार्ज अमाउंट में कार्बन मोनोऑक्साइड गैस पाई जाती है, जो कि हमारे शरीर के लिए बहुत ही हानिकारक होती है। एथेन हुआ, मेथेन हुआ, ये तो बिल्कुल नहीं होंगे। कार्बन डाइऑक्साइड भी रहता है उसमें, कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड भी रहेगा, जो कि पॉइजनस नेचर के होते हैं। लेकिन जो पॉइजनस नेचर का सबसे ज़्यादा होता है वो कार्बन मोनोऑक्साइड होता है। तो इस तरह से आपके MCQ बेस्ड क्वेश्चन रहेंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन, ये कॉमन बैक्टीरियासाइड यूज इन स्विमिंग पूल इज, यानी जो बैक्टीरियोसाइड्स होते हैं वो स्विमिंग पूल में जब ज़्यादा से अधिक दिनों तक स्विमिंग पूल पड़ा रहता है तो उसमें बैक्टीरियोसाइड आ जाते हैं, जिसको किल करने के लिए क्लोरीन यूज किया जाता है, या ALM, या बोरेक्स, या DDT। तो इसमें जो होता है वो क्लोरीन यूज किया जाता है, जिससे क्या हो कि वहाँ पे जो बैक्टीरिया उस स्विमिंग पूल में आ गए हैं वो किल हो जाए, और जो पानी है वहाँ का साफ़ सुथरा हो जाए, जिससे उससे कोई इफेक्ट अदर प्राणी पे ना पड़े जो उस स्विमिंग पूल में नहाने जाए या बात करने जाए। इसी वजह से उसमें क्लोरीन डाली जाती है। क्लोरीन ज़्यादातर केसों में क्लोरीन ही यूज की जाती है बैक्टीरियोसाइड्स के रूप में, यानी बैक्टीरिया को किल करने के लिए। इसी तरह से हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। तो हमारा अगला क्वेश्चन वो भी थोड़ा डिफरेंट टाइप के यहाँ पे हमने क्वेश्चनों को इनपुट कर रखा है। अगला क्वेश्चन है, ग्रीन हाउस इफेक्ट इज लिंक टू, यानी ग्रीन हाउस इफेक्ट किससे लिंक है, नाइट्रोजन ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड।
तो जो ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है वो सब लिंक होता है नाइट्रोजन ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड। तो इसमें राइट आंसर होगा कार्बन डाइऑक्साइड। यानी जो ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है वो लिंक रहेगा किससे? कार्बन डाइऑक्साइड से। नाइट्रोजन से नहीं रहेगा, सल्फर से नहीं रहेगा, कार्बन मोनोऑक्साइड से भी नहीं रहेगा। तो कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है ग्रीन हाउस गैस से इफेक्ट से लिंक रहती है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारा अगला और लास्ट क्वेश्चन है डिस्पोजेबल ग्लासेज एंड प्लेटलेट्स आर मेड अप। यानी डिस्पोजेबल ग्लासेज और प्लेटलेट किसके बने होते हैं? पीवीसी के या पॉलीथीन के या पॉलीविनाइल अल्कोहल के या पॉलीप्रोपाइलीन के। तो इसमें से जो हमारा राइट ऑप्शन होगा डिस्पोजेबल ग्लासेज एंड प्लेटलेट आर मेड ऑफ पॉलीप्रोपेलीन। ठीक दोस्तों, इसी तरह से हम और भी एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन डालते रहेंगे। दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे वीडियो को लाइक